हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर्व। आज से अब हम डेली चैनल पर क्लासेस स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके एनएचएम के पेपर्स स्पेशली सॉल्व करवाए जाएंगे। साथ ही साथ ये पेपर्स उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे जो भी लोग अपकमिंग टाइम में कहीं के लिए भी कोई सा भी नर्सिंग एग्ज़ाम्स देते हों। पहली बात, जिनका भी अभी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी में एग्ज़ाम है। यूपी में इटावा जो सैफई मेडिकल कॉलेज, वहाँ के लिए भी पेपर है, और जो यूनिवर्सिटी के लिए वैकेंसी निकली वहाँ के लिए भी पेपर है। अपकमिंग टाइम में एनवीएस के भी फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, एमपी एनएचएम का पेपर है, अभी फॉर्म भरते जा रहे हैं। तो जो भी लोग जहाँ का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए मे बी 1 मंथ का टाइम दिया जाता है और कहा जाता है कि अब आपका इतनी तारीख को एग्ज़ाम है। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू करके रखना है। और पेपर में आपको आता क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आज से आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ये पूरा ऑफिशियल पेपर रहने वाला है आपका, जो कि 2023 में ही हुआ था। जिन भी लोगों ने दिया होगा पेपर तो उनके पास होगा, बट जिन्होंने ये पेपर नहीं देखा होगा तो इस तरीके के जो एनएचएम के हैं एटलीस्ट 25 पेपर जो स्पेशली एनएचएम के लिए बस किए गए हैं, तो 25 पेपर हम 25 दिन की क्लासेस में सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ जो डेली आपकी क्लास होती है वो भी ऐड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और जो जिन्होंने भी अभी तक सेकंड मेडिकल नर्सेस आपका शॉर्ट्स चैनल है उस पर जाके विजिट नहीं किया, प्लीज़ देखिए, वहाँ पे अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जो ऐड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन योर सिलेबस, दैट मीन्स आपको कितना गायनिक से आता है, कितना न्यूट्रिशन से आता है, कितना एनाटॉमी से आता है, वो सब क्वेश्चन डिवाइड करके सॉल्व करवाए जाएंगे, जिससे आपको एक समझना इजी रहेगा कि आपको पेपर का लेवल है जो क्या हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड स्टेप ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, दैट मीन्स AMTSL। सबने पढ़ा है AMTSL, तो यहाँ पर वही है AMTSL का मतलब एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। क्या आपको नहीं करना है, रिकमेंडेड स्टेप पूछा है, क्या नहीं करना है। ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूट्रोटॉनिक ड्रग इमीडिएटली आफ्टर फीटल डिलीवरी। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। तीसरा है विदाउट एनी डिले डिलीवरिंग द प्लेसेंटा इमीडिएटली फॉलोड बाय फीटल एक्सपल्सन। और चौथा है यहाँ पर मसाजिंग द यूटेराइन फंडस। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि जो AMTSL है, AMTSL का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में है, इसमें क्या क्या किया जाता है आपको ये पता होगा, तभी आप बता सकते हैं कि आपको करना क्या है। जो ऑप्शन फर्स्ट है, तो यस, यूट्रोटॉनिक ड्रग दी जाती है ताकि आप PPH को प्रिवेंट कर सकें। दूसरा है कॉर्ड ट्रैक्शन को भी क्या किया जाता है, मैनेज करने का काम किया जाता है ताकि कॉर्ड ट्रैक्शन ना हो पाए। फिर फंडल मसाज भी की जाती है ताकि प्लेसेंटा इजीली बाहर आ जाए और ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो पाए। तो जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है, इसका मेन फोकस किस पे होता है कि हमें ब्लीडिंग को, जो पोस्टमार्टम ब्लीडिंग हो सकती है, उसको प्रिवेंट करने का काम करना है। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले तो दी जाती है यूट्रोटॉनिक ड्रग, दूसरा कॉर्ड क्लैंप किया जाता है, कॉर्ड ट्रैक्शन को प्रिवेंट किया जाता है और यूट्राइन मसाज की जाती है। 4 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। कौन कौन सा, यूट्रोटॉनिक ड्रग दी जाती हैं फीटल डिलीवरी के बाद, बेबी की डिलीवरी के बाद, कॉर्ड ट्रैक्शन के लिए मैनेज किया जाता है, कॉर्ड को क्लैंप किया जाता है, और यहाँ पर यूटेराइन और फंडल मसाज दी जाती है ताकि प्लेसेंटा बाहर आ जाए, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो पाए। अब यहाँ पर जो स्टेप नहीं होगा वो कौन सा होगा, विदाउट एनी डिले डिलीवरिंग द प्लेसेंटा इमीडिएटली फॉलोड बाय फीटल एक्सपल्सन। पहले प्लेसेंटा थोड़ी बाहर आएगा, पहले तो बेबी बाहर आएगा। और ऑप्शन में कहा है कि विदाउट एनी डिले डिलीवरिंग द प्लेसेंटा इमीडिएटली फॉलोड बाय द फीटल एक्सपल्सन। तो यहाँ पर बिना किसी डिले के बेबी के तुरंत बाद फीटल एक्सपल्सन के बाद प्लेसेंटा बाहर आएगा, तो ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट यदि प्रीमी पैरा भी है तो मल्टी ग्रेविडा भी है तो 15 मिनट तक का टाइम लग जाता है, 10 से 15 मिनट का।
तुरंत तो बाहर नहीं आएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो उसको कौन कौन सी जो यूट्रोटॉनिक ड्रग दी जाएगी, ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा, ताकि कॉन्ट्रैक्शन जैसे डिलीवरी में आते गए बच्चे के बाहर आने के बाद भी आते रहें और प्लेसेंटा बाहर आ जाए। तो ये क्या होगा आपका एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसको शॉर्ट टर्म में आप कहें तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर आप, AMTSL, ये पूछा जाता है आपको AMTSL। नेक्स्ट वन इज डिमिनाइज्ड इंटेंसिटी लोअर देन 10 mm of Hg, the duration shortened less than 20 to 30 seconds and presence of good relaxation between the contraction, although the interval between contraction is increased are the characteristics of। तो यहाँ पर किसके कैरेक्टर बताए गए हैं, इसमें कहा गया है कि जो आपके कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं और जो उनकी इंटेंसिटी है कितनी हो गई है, 10 mm of Hg से भी कम हो गई, लेस देन 10 mm of Hg। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो इन कॉन्ट्रैक्शन में 20 से 30 सेकंड का गैप होते जा रहा है, शॉर्ट हो रहे हैं लेस देन 20 से 30 सेकंड के लिए, और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में यूट्रस रिलैक्स भी हो रही है। तो यहाँ पर इंटरवल बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीज, जब यूट्रस रिलैक्स होगी तो जो कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए कंटिन्यू उसमें भी क्या हो रहा है, गैप हो रहा है, इंटरवल हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो ये किसके साइन है, यूटेराइन एक्टिविटी, हाइपोटोनिक यूटेराइन एक्टिविटी, हाइपरटोनिक यूटेराइन एक्टिविटी या फिर नॉर्मल यूटेराइन एक्टिविटी। पहली चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि ये किसके साइन है, एक तो जो ऑप्शन दिए गए हैं कि हाइपो और हाइपर, तो दोनों यूट्रस में होने वाले जब डिलीवरी के टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो हैं, क्लियर, डिलीवरी जो लेबर के टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो हैं, और एक तरीके से लेबर में होने वाले कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, इसके कारण लेबर प्रोलॉन्ग्ड भी हो सकता है। यदि हाइपो, ये यहाँ पर क्योंकि कम हो रहे हैं, जो जनरली बढ़ते हैं ये क्या है, कम हो रहे हैं, 10 mm of Hg इंटेंसिटी है, इससे यदि 10 mm Hg से कम होती है मतलब क्या है, हाइपो है। और यदि यही चीज़ यहाँ पे हम कहें कि जो हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है ये जनरली 2-2 मिनट तक के, 2-2 मिनट का जो यहाँ पर 20 से 30 सेकंड का कहा है, यहाँ पर हाइपरटोनिक में क्या होगा, 2 मिनट तक कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शंस आते रहेंगे, कभी कभी ये 5 से 10 मिनट तक चले जाते हैं, क्लियर। ऐसे केस में ये जनरली तब होता है या तो प्लेसेंटल एब्रप्शन हो या फिर यूट्रस रप्चर हो गई हो, हाइपरटोनिक में चांस रहेंगे, हाइपोटोनिक में प्रोलॉन्ग लेबर जाएगा, मतलब 18 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये क्या है कि 20 से 30 सेकंड का एक अच्छा खासा रिलैक्सेशन हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, और इंटरवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब प्रोलॉन्ग लेबर की तरफ जा रही हैं सब चीज़ें जो भी कंडीशंस हो रही हैं। और प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब होगा कि जब लेबर 18 घंटे से ज़्यादा चल जाए और बेबी बाहर ना आ पाए, वो कहलाएगा 18 घंटे वाला प्रोलॉन्ग लेबर। एक होता है प्रेसिपिटेट, जिसमें पूरी डिलीवरी की जो 3 स्टेज, जो स्टेप है, 4 स्टेज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज 2 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, वो कहलाती है प्रेसिपिटेट लेबर। तो यहाँ पर ये सब किसके साइन है, हाइपोटोनिक यूटेराइन एक्टिविटी के, किसके, हाइपोटोनिक यूटेराइन एक्टिविटी के। और ये दोनों हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों होती हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, किसमें, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। हाइपरटोनिक होती है लेटेंट फेज में, जब 4 सेंटीमीटर से भी कम सर्विक्स डायलेट हुई हो, इसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट आते जाएंगे और इतने फास्ट रहेंगे कि कभी कभी लेबर की प्रोसेस में फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है या फिर यूट्रस रप्चर हो सकती है। और हाइपोटोनिक में बहुत स्लो आएंगे, लेबर में प्रोग्रेस ही नहीं देखने को मिलेगी और इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। इन्फेक्शन होने के क्यों, क्योंकि फ्लूइड लीक होते रहेगा और यहाँ पर फीटल डिस्ट्रेस इसमें भी होगा। और जो यहाँ पर मेडिकेशन दी जाएंगी, हाइपरटोनिक है यदि बहुत फास्ट आ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए दिए जाएंगे, मॉर्फिन दिया जाएगा, एस्टेडॉल दिया जाएगा। हाइपोटोनिक में इतने स्लो हैं कि पिटोसिन और ऑक्सीटोसिन देके उन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम किया जाएगा, क्लियर। दोनों चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई हो। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन आते फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। ये आगे हम पढ़ेंगे लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिशनल फेज ऑफ लेबर, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की फेज है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ब्रो प्रेजेंटेशन।
तो ब्रो प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है? ये हमने कल की जो शॉर्ट चैनल है मेडिकल नर्सेस सबका शॉर्ट्स, उस पर कल हमने पढ़े हैं पूरे प्रेजेंटेशन, पोजीशन, डायमीटर सब कुछ पढ़ा है। तो वो क्लास जाके देखें आप, 15 मिनट की क्लास, ज़्यादा नहीं है। तो प्रेजेंटिंग पार्ट है जो प्रो प्रेजेंटेशन में कौन सा होगा? पोस्टीरियर fontanelle एंड ऑर्बिटल रिज, पोस्टीरियर fontanelle एंड द चिन, एंटीरियर fontanelle एंड द चिन, एंटीरियर fontanelle एंड द ऑर्बिटल रिज। ब्रो प्रेजेंटेशन, ब्रो में आपकी आंखों के यहाँ का हिस्सा आएगा आगे को, तो वो क्या है? प्रो प्रेजेंटेशन। आईब्रो वाले पार्ट को भी यहाँ पे आप कह सकते, तो उसमें क्या होगा? ऑर्बिटल रिज आएगी, एंटीरियर fontanelle होगा, लेकिन साथ में ऑर्बिटल रिज भी रहेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और यदि यहीं पर पूछें, यहीं पर मैं आपको बताती हूँ कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में तो यहाँ पे कहा था प्रो प्रेजेंटेशन। प्रो प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि जो नीचे वर्टेक्स में तो जनरली क्या होगा, जो आपका हेड है वो डाउन साइड रहे, लेकिन ब्रो में क्या होगा, जो नीचे जो हेड वाला हिस्सा है वो आँखों वाला जो हिस्सा है वो नीचे साइड की तरफ रहेगा। एक आता है फेस, मतलब आपका जो आगे वाला पार्ट है वो सबसे आगे की तरफ रहेगा। फेस प्रेजेंटेशन में क्या होगा? आपका सब मेंटोप्रेग्मेटिक है जो डायमीटर सबसे आगे की तरफ रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको यदि ब्रो प्रेजेंटेशन में कहें कि प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होगा, सबसे पहले आएंगे एंटीरियर fontanelle, और ब्रो प्रेजेंटेशन में वर्टेक्स रहेगा, क्या हो, सॉरी सिफेलिक है जो रहेगा, मतलब हेड तो नीचे की तरफ ही रहेगा। अब इसमें ब्रो हो सकता है आपका, या फिर फेस हो सकता है, तो और यदि ब्रीच का है, ब्रीच में फिर सीधा अपोजिट हो जाएगा ये सब। नेक्स्ट वन इज हाउ लॉन्ग डज द ल्यूटियल फेज लास्ट फॉर वुमेन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ल्यूटियल फेज है जो कितने दिनों की रहती है? 10 डेज, 12 डेज, 14 डेज या फिर 16 डेज की। तो यहाँ पर आपको इस एग्जाम में ल्यूटियल फेज पूछी है, किसी में सेक्रेटरी फेज भी पूछ सकते हैं। तो ल्यूटियल फेज है जो क्या है? ल्यूटियल फेज है कितने दिन की रहेगी? 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या फिर 16 दिन की। ल्यूटियल फेज कब होती है? अकर्स राइट आफ्टर द ओव्यूलेशन। ल्यूटियल फेज कब होती है पीरियड्स में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में? जब ओव्यूलेशन मतलब एग रिलीज हो जाए उसके जस्ट बाद, और एग रिलीज होता है 14वें दिन। 14वें दिन से 28वें दिन तक क्या रहती है? ल्यूटियल फेज। तो ये कितने दिन की रहेगी? तो ये रहेगी आपकी 14, जो कितने दिन की रहने वाली है? 14 दिन की। कैसे? जो ओव्यूलेशन होगा आपका जस्ट राइट आफ्टर द ओव्यूलेशन, एग रिलीज होने के बाद, जब ओवरी एग रिलीज कर देती है उसके बाद ल्यूटियल फेज स्टार्ट होगी, और कितने दिन की रहेगी? 14 दिन की, क्योंकि 14वें दिन तक क्या है? 14वें दिन तक ही जो स्टार्टिंग के 0 to 14 डेज तक है, तो इसमें 14वें दिन क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा, एग रिलीज होगा। यदि 28 दिन की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जाए, उसमें बात कर रहे हैं हम, 14वें दिन क्या होगा? एग रिलीज होगा, और उसी एग रिलीज होने के बाद, ओवरी से एग रिलीज होने के बाद जो टाइम स्टार्ट होगा 28वें दिन तक, वो कितने दिन कहलाएंगे? टोटल 14 दिन, 14 से 14 28 दिन, वो 14 दिन क्या कहलाएंगे? ल्यूटियल फेज का ड्यूरेशन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 14 दिन। यदि आपको फॉलिकुलर फेज पूछें, देखिए यहाँ पर, इसमें आपको और इजीली समझ में आएगी। तो फॉलिकुलर फेज भी कितने दिन की रहेगी आपकी? 1 से 14वें दिन तक। कितना? फॉलिकुलर फेज है जो 1 से 14वें दिन तक रहेगी, जिसमें ओव्यूलेशन होगा इसी फेज में। फिर ल्यूटियल होगी जो कि 14 से 28वें दिन तक रहेगी, जो 14 दिन की मानी जाएगी। एक अप्रॉक्सीमेट रेंज की बात की जा रही है यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज a broad curved area in which fallopian tubes connect to the uterus is called। तो ब्रॉड कर्व्ड एरिया जहाँ पर फैलोपियन ट्यूब यूट्रस से कनेक्ट होगी, कॉर्पस, इस्थमस, सर्विक्स या फिर फंडस। तो कॉर्पस तो ओवरी का पार्ट है, इस्थमस, सर्विक्स, फंडस, तो सर्विक्स डाउन साइड रहेगा, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब नहीं रहेगी जो यूट्रस से कनेक्ट होगी। अब बचता है आपका इस्थमस और फंडस। किस एरिया से फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट होगी यूट्रस से, और यूट्राइन ट्यूब कनेक्ट होगी यूट्रस से? तो वो एरिया कहलाएगा फंडस। कौन सा? फंडस। ये देखिए जहाँ पर ये यूट्राइन ट्यूब हो गई, ये फिम्बरी हो गई, ये फिम्बरी है जो यहाँ ओवरी रहेंगी, इन ओवरीज से
ये फिम्बरी के थ्रू ही एग जाएगा यूट्रस में। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो फिम्बरी यहाँ से एग को कैरी करके ले जाएंगे यूट्रस में, जहाँ पर इसी फैलोपियन ट्यूब में और यूट्राइन ट्यूब में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा, फंडल एरिया में यूट्रस के। अब यहाँ पर जो कर्व शेप एरिया कहाँ है, तो फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस को कनेक्ट करेगा, तो क्या होगा, फंडस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सर्वाइकल डायलेटेशन इन द ट्रांजिशनल फेज ऑफ लेबर। ट्रांजिशनल फेज ऑफ लेबर में सर्वाइकल डायलेटेशन कितना होगा। पहली चीज सर्विक्स का डायलेटेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है जो सर्विक्स का डायलेटेशन है, जो किस स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो इसमें होती है एक्टिव, लेटेंट एंड ट्रांजिशनल फेज ऑफ लेबर। तो इसमें 0 से 10 सेंटीमीटर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में 0 से 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होना है, जो चेक किया जाता है। सेकंड में तो बेबी बाहर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेज की ट्रांजिशनल फेज है जो कौन सी है, तीसरी फेज है। ट्रांजिशनल का मतलब है थर्ड फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें सर्विक्स कितनी डायलेट होगी, 8 से 10 सेंटीमीटर तक। कितनी, 8 to 10 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पर 3 स्टेज होती हैं, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन। लेटेंट में कॉन्ट्रैक्शन स्लो आएंगे, शॉर्ट होंगे, सर्विक्स 0 to 3 सेंटीमीटर डायलेट होगी, जो कि 6 से 8 घंटे तक की चलेगी। एक्टिव फेज में कॉन्ट्रैक्शन थोड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, जो कि यहाँ पर 4 से 7 सेंटीमीटर। यदि ऑप्शन देखिए आप, यदि इसी तरीके के ऑप्शन आपको एग्जाम में आए, 4 से 7 की जगह 3 से 7 आए, तो आप मार्क कर सकते हैं किसमें, एक्टिव फेज में। लेटेंट में 0 to 3 कह सकते हैं आप, और जो ट्रांजिशनल है इसमें 8 to 10। जब ट्रांजिशनल फेज रहेगी तो ट्रांजिशनल में स्ट्रॉन्ग है जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे, क्योंकि ये एंड है, मतलब फर्स्ट स्टेज का एंड है, जिसमें सर्विक्स पूरी 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाएगी। तो ये कौन सी, कितना यहाँ पर कितना सर्विक्स डायलेट होगी, 7 से 10 सेंटीमीटर तक। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर, ड्यूरिंग which phase will the contraction last about 60 to 90 सेकेंड in a normal first stage of labor। तो पहली चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखें कि जब भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में बात की जाए और फर्स्ट जो सर्विक्स के जो डायलेट होने की बात की जाए, तब आपको समझना है कि ओनली फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है। क्लियर। फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है यहाँ पर, और कहा है कि कॉन्ट्रैक्शन 60 से 90 सेकेंड तक कंटिन्यूअस आ रहे हैं। तो वो किस में आएंगे, कौन सी फेज में, लेटेंट, कंडक्शन, ट्रांजिशनल और एक्टिव। तो 3 तो फेज ही होती है, लेटेंट, ट्रांजिशन, एक्टिव। तो यहाँ पर जो 60 से 90 सेकेंड तक कंटिन्यूअस चल रहे हैं, मतलब 1.5 मिनट तक के आ रहे हैं, तो वो होंगे ट्रांजिशनल फेज में। क्योंकि जो यहाँ पर लेटेंट है, एक्टिव और ट्रांजिशनल, तीनों फेज में से सबसे ज़्यादा और लंबे तक जो कॉन्ट्रैक्शन चलेंगे वो ट्रांजिशनल में चलेंगे। तो यहाँ पर कौन सी फेज होगी, वो भी ट्रांजिशनल फेज। नेक्स्ट इज इन एम्ब्रियोलॉजी विच पार्ट ऑफ मलेरियन डक्ट फॉर्म्स द यूट्रस। तो एम्ब्रियोलॉजी में मलेरियन डक्ट कब बनेगी, विच पार्ट ऑफ मलेरियन डक्ट फॉर्म द यूट्रस। एम्ब्रियोलॉजी मतलब बेबी कहाँ पर है, यूट्रस में ही है। एम्ब्रियो की बात की जा रही है यहाँ पर। तो एम्ब्रियोलॉजी में जो मलेरियन डक्ट है यही यूट्रस को बनाएगी। कौन सा पार्ट बनाएगा, सेकेंड पार्ट विच लाइज हॉरिजेंटली एंड क्रॉसेस द स्पिलेटरल फॉलिफियन डक्ट एंटीरियरली। थर्ड पार्ट विच इज वर्टिकल एंड जॉइंट्स इट काउंटर पार्ट इन द मिड लाइन। फर्स्ट पार्ट विच इज वर्टिकल, या फिर मेसोनेफ्रिक डक्ट। कौन है जो बनाएगा, कौन मुलेरियन डक्ट है जो यूट्रस को बनाने का काम करेगी, और ये काम एम्ब्रियोलॉजिक पीरियड में ही होगा। इन केस मुलेरियन डक्ट ने यूट्रस को नहीं बनाया इस स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा थर्ड पार्ट से, किससे, थर्ड पार्ट विच इज वर्टिकली एंड जॉइंट इट्स काउंटर पार्ट इन द मिड लाइन। ये देखिए यहाँ पर डक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, डक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, गोनेट्स बनेंगे। गोनेट्स फीमेल में गोनेट्स क्या कहलाते हैं, ओवरी। क्या है, ओवरी। मेल में टेस्टिस। तो अभी गोनेट्स जब बनेंगे तो यहाँ पर मलेरियन डक्ट बनेगी। यही मलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन होने के बाद जब ये डक्ट फ्यूज होके
एक पार्ट बनाएगी। और इस डक्ट का कौन सा पार्ट है यहाँ पर, थर्ड पार्ट, जो कि वर्टिकली तरीके से ज्वाइंट होगा मिड लाइन में, बीच में देखिए यहाँ पर अलग है, जब डक्ट बन रही है तो अलग है, फ्यूज हो गए दोनों। एंड देन आफ्टर इसने क्या बनाया, जो एक सेप्टम बना, सेप्टम का मतलब एक तरीके से एक पार्ट बनता है, वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, यूट्रस। मुलेरियन डक्ट का तीसरा पार्ट है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या बनाएगा, यूट्रस। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन 8 सब्जेक्ट के ऐड किए गए हैं, जो कि आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका NHM का पेपर सेट किया जाता है। दूसरा सेक्शन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जिसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा। कोलेरा का कॉजेटिव एजेंट क्या है, विब्रियो कोलेरा, माइकोबैक्टीरियम, रेप्टोवायरस या फिर अरबोवायरस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल और लेप्रा है जो किसके लिए है, एक है लेप्रा है लेप्रोसी के लिए, ट्यूबरकुल है TB के लिए। कोलेरा हैजा का कॉजेटिव एजेंट क्या है, विब्रियो कोलेरा। क्या है, विब्रियो कोलेरा। ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। कोलेरा का यदि एक क्लासिकल साइन पूछे तो वो होता है राइस वाटर स्टूल। कैसा, राइस वाटर स्टूल। टाइफाइड का पूछे तो पी सूप स्टूल। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोनल IUD। कौन सी है जो हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, मल्टीलोड 250, नोवाटी, मिरेना या फिर पैरागार्ड। ये सब आपने पढ़ी हैं जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में आपको पढ़ाई गई हैं, पूरी डिटेल में पढ़ाई गई हैं। हार्मोनल IUD पढ़ाई हैं आपको, नॉन हार्मोनल पढ़ाई हैं, फर्स्ट सेकंड जनरेशन पढ़ी, सब आपने फैमिली प्लानिंग वाली क्लास ओपन करके देखना, आप चैनल पे मिल जाएगी, उसमें आपको पूरी हैं। तो हार्मोनल की बात की जा रही है तो वो है मिरेना। कौन सी, मिरेना, जो कि 5 साल तक के लिए इफेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट इज व्हाट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS फॉर ट्रीटिंग द डायरिया। तो डायरिया वाले पर्सन में ORS बनाते हैं आप, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे, वाटर सॉल्ट शुगर, वाटर सॉल्ट सोडियम क्यूब्स, मिल्क सॉल्ट शुगर, मिल्क शुगर हनी। कभी भी दूध और नमक साथ में नहीं दिया जाता, ये चीज़ ध्यान से देखिए। यदि डायरिया हुआ है तो दूध तो देना ही नहीं है। तो ऐसे केस में आप जो 2 ऑप्शन है आपके नीचे के वो तो आपके अलग हो जाते हैं। फिर ऑप्शन B बचता है वाटर सॉल्ट सोडियम क्यूब। तो सॉल्ट में ऑलरेडी सोडियम रहेगा और ज़्यादा दे देंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर आप वाटर सॉल्ट शुगर, इन तीनों से क्या कर सकते हैं, सिट्रस के लिए लेमन यूज़ कर सकते हैं, तो इसके थ्रू आप ORS है जो बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। तो सभी प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल हैं, किसके, प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल हैं, किसी एक को छोड़कर। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरसेक्टर ओरल कोऑर्डिनेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इक्विटी एंड जस्टिस अप्रोच। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं किसके, प्राइमरी हेल्थ केयर के, इनमें से कौन सा नहीं है आपको वो बताना है। प्राइमरी हेल्थ केयर के जो 4 प्रिंसिपल होते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन और यहाँ पर है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जो होगा यहाँ पर नहीं वो होगा इक्विटी एंड जस्टिस अप्रोच। ये प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल नहीं कहलाएगा। किसका, प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल नहीं है। मल्टी सेक्टरल अप्रोच हो सकता है, यहाँ पर इक्विटी एंड जस्टिस अप्रोच नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज अ मेजर ऑफ हेल्थ बर्डन इंक्लूडिंग बोथ रिडक्शन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड डिमिनाइज्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर क्या है, किससे आप हेल्थ बर्डन को मेजर करेंगे, जिसमें एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो रही है और डिमिनाइज्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, बढ़ रही है। हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्वाले मतलब कि क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर से पर डिलेड डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। यहाँ पर कहा है कि रिडक्शन हो रहा है किसका, एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ का।
ये दोनों किस में होते हैं? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर में। देखिए, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर का मतलब है कि आपने कुछ साल, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल डिसीज बर्डन। यहाँ पर कहा है कि एक बर्डन है एक तरीके से डिसीज का ही है। एक्सप्रेस एट द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ ईयर लॉस्ट ड्यू टू इल हेल्थ, मतलब आपकी बीमारी में आपके कुछ सालों का निकल जाना और उसके बाद आपकी डेथ हो जाना, अर्ली डेथ होना बीमारी के रहते रहते, वो कहलाएगा डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। हेल्दी लाइफ में आप अच्छे से निकल गए तो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर में आपका आ जाएगा। लेकिन आपको कुछ डिसीज़ होती है, उसके साथ आप जिंदा रहते हैं और उसी जिंदा रहते रहते आपकी डेथ हो जाए उसी बीमारी के कारण, तो क्या होगा आपका यहाँ पर आपके ईयर्स का लॉस होना, तो वो क्या कहलाएगा? डेले। अब क्वेले, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। तो यहाँ पर नॉर्मल हेल्थ है, कुछ आपकी बैड हेल्थ के कारण तो 0 दे दिया आपने। मान लीजिए आपको क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर में है, आपकी लाइफ तो 80 साल की है, आपकी ज़िंदगी 80 साल की है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपने कुछ प्रॉब्लम्स के कारण आपकी कुछ भी ऐसी हो सकता है जिसको आप हैंडल कर सकते हैं, जिसमें आपने क्वालिटी वाइज लाइफ जी ली है अपनी, तो क्या कहलाएगी? क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी डायग्नोसिस। तो कम्युनिटी डायग्नोसिस के 4 प्रिंसिपल कौन से हैं? इनिशिएशन, डेटा कलेक्शन, डायग्नोसिस, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस, डिस्क्राइबिंग, डेटा एनालाइजिंग। इनिशिएशन, डेटा कलेक्शन, डायग्नोसिस, डिसेमिनेशन, या फिर इनिशिएशन, डेटा कलेक्शन, डेटा आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो प्रिंसिपल होते हैं कम्युनिटी डायग्नोसिस के, जैसे आपने हेल्थ असेसमेंट के पढ़े हैं वैसे ही यहाँ पर कम्युनिटी डायग्नोसिस के प्रिंसिपल हैं। पहला तो इनिशिएशन, फिर डेटा कलेक्ट करना, फिर डायग्नोसिस बना, चौथा है डिसेमिनेशन। नेक्स्ट है 1 डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर इज 1 लास्ट डे ऑफ हेल्दी लाइफ, 1 लास्ट ईयर ऑफ डिसेबल्ड लाइफ, 1 लॉस्ट ईयर ऑफ डिसेबिलिटी, या फिर 1 लॉस्ट ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है डिले और क्वेले, तो यहाँ पे कहा है कि एक डिले है जो किसके बराबर है? डिले, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर का मतलब है कि आपकी जो ज़िंदगी है किसी बीमारी के साथ साथ ही आगे को बढ़ रही है और उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे कहा है 1 डिले, दैट मीन्स 1 लॉस्ट ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ, आपने अपनी ज़िंदगी का एक स्वस्थ साल है जो निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 लॉस्ट ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट वन इज हु इज द फुल फॉर्म ऑफ स्क्वैग, अ मेथडोलॉजी इन कम्युनिटी असेसमेंट। कम्युनिटी असेसमेंट में आप मेथड यूज करते हैं, मेथड का नाम क्या है? स्क्वैग। ऑप्शन में है सेमी क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ एक्सेस एंड कवरेज, सेमी क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ असेसमेंट एंड केयरिंग, सेमी क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, या फिर सेमी क्वांटिटेटिव एजुकेशन एंड ऑफ एडवांसमेंट इन कम्युनिटी हेल्थ पॉलिसीज। इसका जो कि कम्युनिटी असेसमेंट में यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी डेटा को कम कॉस्ट में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कम कॉस्ट में कोई भी डेटा मॉनिटर करना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना हो छोटे छोटे सैंपल्स को लेके, तभी यूज़ किया जाएगा। तो क्या है? सेमी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का मतलब है कि जो क्वालिटी में क्या होगा आपका? क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी में नंबरिंग वाइज यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ें असेस कर सकते हैं। तो सेमी क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ एक्सेस एंड कवरेज। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन है अ नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ इनइफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन वुड बी वैलिडेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि
नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा? इनफेक्टिव प्लूरल टिश्यू परफ्यूजन, इनफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन के लिए नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा? एब्सेंट पोस्टीरियर टिबियल एंड पैडल पल्सेस, कैरोटिड पल्स स्ट्रॉन्गर ऑन द लेफ्ट साइड देन द राइट, रेगुलर एपिकल पल्स या फिर बाउंडिंग रेडियल पल्स। तो यहाँ पे कहा है कि इनइफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते भी हैं। इनइफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन में आपका जो डायग्नोसिस है वो क्या बनेगा? तो आपका जो डायग्नोसिस बनेगा यहाँ पर वो क्या होगा? एब्सेंट पोस्टीरियर टिबियल एंड पैडल पल्सेस। क्या है? एब्सेंट पोस्टीरियर टिबियल एंड पैडल पल्सेस। विजुअल है उसमें क्या होगा? यदि नॉर्मली जो टिबियल पल्स है, जो पैडल पल्स है, फील होगी, लेकिन पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन में फील नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है? एब्सेंट पोस्टीरियर टिबियल एंड पैडल पल्सेस। नेक्स्ट वन इज बैगेज ऑफ विच कलर आर यूज टू सेग्रीगेट साइटोटॉक्सिक वेस्ट। तो साइटोटॉक्सिक वेस्ट के लिए कौन से कलर का बैग यूज किया जाएगा? ब्लैक, येलो, व्हाइट या फिर रेड। तो साइटोटॉक्सिक वेस्ट को और जो डिस्कार्डेड मेडिसिन है, एक्सपायर्ड मेडिसिन है, उनको किस कलर के बैग में आप डिस्कार्ड करेंगे? येलो कलर में। किसमें? येलो कलर में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा येलो। नेक्स्ट इज a new surgery protocol that observe patient before, during and after surgery is called। तो सर्जरी का एक प्रोटोकॉल है जिसमें कहा गया है कि पेशेंट को बिफोर सर्जरी मतलब प्री ऑपरेटिव, ड्यूरिंग, प्री, पोस्ट और इंट्रा। प्री मतलब बिफोर द सर्जरी, इंट्रा मतलब ड्यूरिंग द सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब आफ्टर द सर्जरी। तीनों चीज़ों में ऑब्जर्व किया जाएगा वो क्या है? सर्जिकल केयर यूनिट, एनेस्थीसिया केयर यूनिट, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट या फिर इनहेंस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी? प्री, इंट्रा, पोस्ट, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी। ये तीनों प्रोटोकॉल आएंगे इनहेंस्ड रिकवरी आफ्टर द सर्जरी में। किस में? इनहेंस्ड रिकवरी आफ्टर द सर्जरी, ERAS। नेक्स्ट वन, which of the following is the full form of EMR? Is regard to nursing documentation। EMR त्रिपुरा CHO एग्जाम में 2 बार आया है, MP GMC के पेपर में 2 बार आ चुका है। तो EMR एग्जाम में आपको आता है, हर बार आता है कोई ना कोई एग्जाम में। तो EMR का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? एसेंशियल मेडिकल रिकॉर्ड, एविडेंस मेडिकल रिकॉर्ड, इवालुएट मेडिकल रिकॉर्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। तो EMR का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड रिपोर्ट्स के क्वेश्चन भी आपको आते हैं जो आपकी फंडामेंटल में भी आपने पढ़े हैं, मैनेजमेंट में भी पढ़े और एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़े हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर रेगुलेशन इन द बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ। तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? हिप्पोकैम्पस, एमाइग्डाला, पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वन इज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। व्हाट इज इंट्रा ऑपरेटिव फेज। इंट्रा ऑपरेटिव फेज का मतलब क्या है? अ फेज दैट बिगन्स व्हेन द पेशेंट इज ट्रांसफर्ड टू द ऑपरेटिंग बेड and end with transferring of the patient to the post anesthesia care unit। या फिर the patient that begins with taking decision to the surgery and end with transferring of the patient to the operating room। Observation made during, before and after the surgery। The phase that begins with transferring of patient to the recovery unit and end with resolution of surgical sequelae। तो यहाँ पर इंट्रा ऑपरेटिव दैट मीन्स ड्यूरिंग द सर्जरी वाली फेज पूछी है। प्री, पोस्ट, प्री, इंट्रा, पोस्ट। प्री में बिफोर सर्जरी के, फिर यहाँ पे कहा इंट्रा ऑपरेटिव मतलब ड्यूरिंग द सर्जरी। तो वो कौन सी फेज होगी? वो होगी जब पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। कहाँ पर?
ऑपरेटिंग बेड पर ट्रांसफ़र करने से लेके सर्जरी कंप्लीट होने के बाद पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में शिफ्ट होने तक का टाइम क्या कहलाएगा? इंट्रा ऑपरेटिव फेज। दूसरा ऑप्शन है द फेज दैट बिगन्स विद टेकिंग डिसीजन, तो ये प्री ऑपरेटिव, बिफोर सर्जरी के पेशेंट जो डिसीजन लेगा, जो चेकअप वगैरह होंगे उसके साथ, वो आपका कहलाएगा प्री ऑपरेटिव फेज में। फिर यहाँ पर है द फेज दैट बिगन्स विथ ट्रांसफरिंग ऑफ पेशेंट टू द रिकवरी यूनिट एंड एंड विद द रिजोल्यूशन ऑफ सर्जिकल सिक्वेल, तो ये होगी आपकी पोस्ट ऑपरेटिव फेज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? क्योंकि इस फर्स्ट ऑप्शन में ही कहा गया है कि मरीज को सीधा ऑपरेटिंग बेड से लेके पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट तक भेजने का काम किस में कहलाएगा? इंट्रा ऑपरेटिव फेज में। नेक्स्ट इज विच सॉल्यूशन इज यूज टू क्लीन द स्लफ एरिया ऑफ डेक्यूबिटस अल्सर, यदि किसी को डेक्यूबिटस अल्सर हुआ है, क्या है? डेक्यूबिटस अल्सर हुआ है यदि किसी को, तो यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूटेड विद डिस्टिल्ड वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाइल्यूटेड विद डिस्टिल्ड वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड विद डिस्टिल्ड वाटर, और नाइट्रस ऑक्साइड डाइल्यूटेड विद डिस्टिल्ड वाटर। तो यहाँ पर डेक्यूबिटस अल्सर वाले पेशेंट को आप किससे क्लीन करेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाइल्यूशन विद द डिस्टिल्ड वाटर से। क्लियर है? नेक्स्ट वन, the fever that has a fluctuating baseline between normal temperature and fever levels over the courses of the day is called, तो फीवर में जो फीवर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि जो फीवर कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लक्चुएट का मतलब फिर कम फिर ज़्यादा, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा जा रहा है, हाई तक जा रहा है, फिर लो तक आ रहा है, तो ये कैसा है? रिलैप्सिंग, रेमिटेंट, हेक्टिक या फिर इंटरमिटेंट फीवर। तो ये कौन सा फीवर है जो फ्लक्चुएट हो रहा है? तो ये फीवर आपका कहलाएगा यहाँ पर इंटरमिटेंट फीवर। कौन सा? इंटरमिटेंट फीवर। इंटेस्टाइनल बाउल डिसीज दैट अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम इज कॉल्ड, तो इंटेस्टाइनल बाउल डिसीज है जो कि कहाँ पे होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में और रेक्टम में। पेप्टिक अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिसीज या फिर पैंक्रेटाइटिस है। तो यहाँ पर जो पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर आपकी इसोफेगस स्टमक को अफेक्ट करेगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम तक नहीं जाएगा। दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को अफेक्ट करेगा। क्रॉन्स डिसीज का मतलब है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग है वहाँ पर इन्फेक्शन का होना, जिसको हम इलेटाइटिस भी कहेंगे। अब है पैंक्रेटाइटिस, तो पैंक्रियाज के लिए। इंटेस्टाइनल बाउल डिसीज जो कि लार्ज इंटेस्टाइन और किसको अफेक्ट कर रही है? रेक्टम को। लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को अफेक्ट कर रही हैं, तो क्या है यहाँ पर? अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके लिए आप कोलाइटिस अल्टीसेरोसा भी कह सकते हैं या फिर यूसी भी कह सकते हैं। टॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है जो कि डाइजेशन सिस्टम को अफेक्ट करेगी, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को ज़्यादा अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट वन इज द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स आफ्टर टेकिंग द डीपेस्ट पॉसिबल ब्रीथ इज कॉल्ड, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है हवा की, एयर की, जो आपके लंग्स ने क्या की है? एक्सपेल्ड की है एक लंबी सांस छोड़ने के बाद। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, रेसिडुअल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम या फिर वाइटल कैपेसिटी। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है एयर की जो कि आपके लंग्स ने क्या की है? एक अच्छी गहरी सांस जितनी पॉसिबल है उतनी लेने के बाद छोड़ दी है, तो क्या कहलाएगा आपका? वाइटल कैपेसिटी होगी कि टाइडल वॉल्यूम होगी? तो ये कहलाएगी आपकी वाइटल कैपेसिटी। कितनी? वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, जो कि कितनी होती है? 4800 ml, या फिर यहाँ पे आप जो टोटल
5 लीटर भी कह सकते हैं या फिर 5000 ml भी कह सकते हैं। और टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो ये होती है 500 ml तक। कितनी? 500 ml। यहाँ पे एक मैं चार्ट ऐड करती हूँ जिससे आपको लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ का पता चले कि टाइडल वॉल्यूम कितनी है, रेसिडुअल कितनी, टाइडल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी और रेसिडुअल। ये आपको एग्जाम में आती है इसलिए यहाँ पे ऐड आपको कर दी गई है। फॉर्मूला भी साथ में दिए हुए हैं कि यदि वाइटल कैपेसिटी पूछें तो कैसे निकालनी है। तो इसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों को ऐड कर देंगे तो वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी आपकी। और टाइडल में एयर ब्रीथ इन आउट पर ब्रीथ, मतलब सांस ली आपने और लेने के बाद जो छोड़ते हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, यहाँ पर वो आपकी कहलाएगी वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट वन इज a set of intervention designed to optimize functioning and reduce disability in individual with health condition in interaction with their environment is। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सेट ऑफ इंटरवेंशन डिज़ाइन किया गया है कि आपकी जो डिसेबिलिटी, आपको जो भी बीमारी के कारण जो भी प्रॉब्लम्स हुई उसके बाद आप दोबारा से अपने जो हेल्थ कंडीशन में वापस जा सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। तो वो क्या है? रिकवरी है, रिक्यूपरेशन है, रिहेबिलिटेशन है कि कन्वल्सेंस है? ये आपका कहलाएगा रिहेबिलिटेशन। क्या होगा? ये कहलाएगा आपका रिहेबिलिटेशन। क्यों कहलाएगा? क्योंकि आपको कोई डिसीज़ हुई है, उस डिसीज़ के बाद आप ट्रीट होके दोबारा से अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं तो उसके लिए रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या है यहाँ पर? रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग assessment of the patient with gastroenteritis the nurse is expected to find। तो जब आप पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है मरीज को, क्या आपको देखने को मिलेगा? रीबाउंड टेंडरनेस, रेजिडेंट बोर्ड लाइक एब्डोमेन, हाइपोएक्टिव बाउल साउंड, इम्पेरेटिव बाउल साउंड। क्या देखने को मिलेगा? गैस्ट्रोएंटेराइटिस का पेशेंट है, कौन से साइन देखने को मिलेंगे आपको? तो वो होगा यहाँ पर इम्पेरेटिव बाउल साउंड। क्या है? इम्पेरेटिव बाउल साउंड, जो कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलेगा या फिर जीआई ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तब। तो यहाँ पर जो 4 टाइप के जनरली बाउल साउंड होते हैं, होता है हाइपर एक्टिव, नॉर्मल, हाइपोएक्टिव, बीच का एक इम्पेरेटिव। तो वो साउंड क्या होगा? इम्पेरेटिव बाउल साउंड। नेक्स्ट इज अ नर्स आस्क पेशेंट what does the pain feel like, what characteristics of pain is the nurse assessing। तो यदि कोई नर्स किसी पेशेंट से पूछती है कि आपका दर्द कैसा है, तो यहाँ पर नर्स है जो क्या असेस कर रही है? बिहेवियरल इफेक्ट, क्वालिटी ऑफ पेन, इंटेंसिटी ऑफ पेन या फिर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर तो ऐसे फैक्टर होंगे जो उस पेन को बढ़ाने का काम करेंगे। अब यहाँ पर इंटेंसिटी पूछती, मतलब कितना दर्द हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं, दैट मीन्स दर्द की क्वालिटी पूछी जा रही है। क्या है? दर्द की क्वालिटी पूछी जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट इज यूज्ड इन केस ऑफ ऑक्यूपेशनल अस्थमा टू मेजर हाउ फास्ट एयर कम्स आउट ऑफ योर लंग्स व्हेन यू एक्सेल। तो अस्थमा वाले मरीज में आपने व्हीजिंग साउंड सुना होगा, एक क्लासिकल साइन अस्थमा वाले मरीज का। वो कब निकलता है? जब वो सांस छोड़ते हैं, उस टाइम पे, लेने के टाइम नहीं, जब सांस छोड़ते हैं। तो यहाँ पर कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा? जिसको ऑक्यूपेशनल अस्थमा है। ऑक्यूपेशनल अस्थमा मतलब कि कुछ ऐसी जगह काम करते हैं इसके कारण उसके अस्थमा के जो साइन सिम्टम है वो ज़्यादा वर्स्ट होने लगते हैं। कौन से टेस्ट से पता करेंगे? ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोमीटर, पीक फ्लोमीटर या फिर एंडोस्कोपी से। किससे पता करेंगे आप? तो आप ये पता करेंगे किससे? पीक फ्लो मीटर से। किससे? पीक फ्लो मीटर से। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। तो यहाँ पर कहा गया है कि आफ्टर एक्सपीरेशन के, नॉर्मल एक्सपीरेशन के जो अमाउंट एयर का आपके लंग्स में रह जाता है वो क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम।
तो ये क्या है, जो अमाउंट आपके लंग्स में ही रह जाता है सांस छोड़ने के बाद, थोड़ा बहुत जो बचता है वो क्या कहलाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा उसका आंसर आपको उसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस इजीली समझ में आए। और यदि आपको यही पैटर्न अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। डेली आपको इस तरीके के मॉडल पेपर है जो प्रेजेंट किए जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 8, अ पेन कॉज्ड बाय इंजरीज और डैमेज टू द इंटरनल ऑर्गन इट इज कॉल्ड एज। कौन सा पेन है जो किसी इंजरी के कारण या फिर इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने के कारण हो रहा है? नोसिसेप्टिव पेन, विसरल पेन, सोमेटिक पेन या फिर न्यूरोपैथिक पेन? कौन सा दर्द है जो इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने के बाद हो रहा है? तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। और मैं बता दूं कि यही सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है आप जब NHM का एग्ज़ाम देते हैं। MP के लिए दें, UP के लिए दें, बिहार, राजस्थान, केरल, कहीं के लिए भी दें, आपको पैटर्न यही फॉलो किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक